नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में 15 अप्रैल की रात पुलिस हिरासत में हुए हत्याकांड का मामला अभी भी गर्म है। 4 दिन हो गए हैं इस बात को। जिस समय हत्या हुई उस समय अतीक और अशरफ को मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए कॉलविन हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। अस्पताल से 10 कदम की दूरी पर ही पत्रकार बनकर आए 3 शूटर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर इन दोनों की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वरिष्ठ अफसरों ने आज शाहगंज थाने के एसओ समेत 4 पुलिस कर्मियों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया, यानी कि टोटल 5 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए हैं। हत्या को अंजाम देने वाले तीनों शूटरों को पुलिस ने उसी समय मौके से गिरफ्तार कर लिया था, जैसे कि हमने तस्वीरों में देखा भी। इन तीनों आरोपियों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। और देखिए आप किस तरीके का सुरक्षा घेरा है। ये जरा तस्वीरें आप देखिए। मुंह ढका गया है, ढाल बनाई गई है, घेरा बनाया गया है। जिस समय तीनों आरोपियों यानी कि लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को मुंह ढककर कोर्ट में लाया गया तो पुलिस का एक भारी अमला उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद था। पुलिसकर्मी उन्हें पूरी तरह से घेर कर चल रहे हैं। अपराधी और शूटर और किलर ये लोग भी हैं। हथियारों से लैस कई पुलिसकर्मी उन्हें किसी भी तरह के हमले से बचाने के लिए शील्ड यानी कि ढाल लेकर चल रहे हैं। उन्हें बड़ी ही तेजी से पुलिस वैन से उतारकर कोर्ट के अंदर ले जाया गया है। ये भी अपराधी हैं, इन्होंने भी मारा है, शूटर हैं ये। कायदे से जो सुरक्षा व्यवस्था आज देखी गई वैसी ही सुरक्षा व्यवस्था माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के लिए भी होनी चाहिए थी। और अगर होती तो उनकी हत्या नहीं होती। बहुत सारा जो उनका सांठगांठ और कौन उन्हें संरक्षण दे रहा है और क्या उनका मोडस ऑपरेंडी रहा है, किस तरीके से उनका साम्राज्य फैला हुआ, ये सारी चीजें पता चलती हैं, अदालती कार्रवाई होती। लेकिन वो नहीं पता चला, क्योंकि जो सुरक्षा हम आज देख रहे हैं ये उस दिन देखने को नहीं मिली थी। तो वो क्यों नहीं थी, ये यूपी पुलिस के सामने बहुत बड़ा सवाल कि इस मामले को करीबी से देख रहे सभी जानकार अब ये सवाल पूछने लगेंगे। हत्या के तीनों आरोपियों को जब आज कोर्ट में पेश किया गया तो हत्याकांड की जांच कर रही यूपी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तीनों की 7 दिन की पुलिस हिरासत मांगी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की ही पुलिस रिमांड दी। अब 23 अप्रैल को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज करीब 1 घंटे तक कोर्ट में सुनवाई चली, जिसके बाद रिमांड मिलते ही पुलिस तीनों को लेकर रिजर्व पुलिस लाइन चली गई, जहां अब उन्हें लंबी और गहन पूछताछ के लिए रखा गया है और वहां पूछताछ चल भी रही होगी संभवतः। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही सवाल है, जो मुस्तैदी आज देखने को मिली है, यही मुस्तैदी शूटरों, कैदियों, जुर्म करने वाले गैंगस्टर्स जो आज हम देख रहे हैं, यही चीज आप पहले भी दिखा सकते थे। और यही सवाल हैं जो कि यूपी पुलिस से पूछे जा रहे हैं। इस बीच इस पूरे मामले में जो सवाल उठ रहे हैं, जिसका जिक्र अभी थोड़ा सा किया है हमने, उसको आइए बहुत विस्तार से देखते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिसको लगातार इसके बारे में बात ही नहीं हो रही। कहीं ना कहीं वो गैंगस्टर माफिया अतीक अहमद की बात में दब करके रह जा रहे हैं। उन सवालों को उठाना बहुत जरूरी, और वो सवाल आपके स्क्रीन पर एक एक करके हम पूछना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे इन शूटर्स का मकसद क्या था, मोटिव? ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। ये बताया गया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई जैसा बनना चाहते थे, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहते थे, लेकिन असली मोटिव क्या है, मकसद क्या है, वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। 4 दिन हो गए। सवाल नंबर 2, तीनों शूटरों को हत्या के लिए अत्याधुनिक और महंगी पिस्तौलें किसने उपलब्ध कराई, किसने मुहैया कराई? ये चीज हमें अभी भी नहीं मालूम है। इसके बारे में अभी भी 4 दिन हो गए, पुलिस एकदम मौन है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है पुलिस की तरफ से। सवाल नंबर 3, तीनों शूटर यूपी के 3 अलग अलग इलाकों से है। इस हत्या के लिए तीनों एक साथ कैसे आए? कैसे आए? कहीं तो उन्होंने सोचा होगा ना कि हम जर्नलिस्ट बनेंगे, उसके बाद यहां इस वक्त खड़े रहेंगे, इतने पास चले जाएंगे, ऐसे गोली दागेंगे, मिल करके दागेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन कब हुआ?
इसकी जानकारी नहीं। 4 दिन हो गए। अगला सवाल, क्या तीनों को एक साथ लाने के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? क्योंकि सीधी सी बात है, ये लोग गरीब घर से आते हैं, इनके पास 5 लाख 7 लाख के हथियार खरीदने के पैसे कहां से आए? हथियार ऐसा ही नहीं है कि आप तमंचा पकड़ लें और आप चला लें, उसमें भी कला चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज पीछे खींचनी है, कैसे पकड़ना है, कैसे रखना है, कैसे डॉक करना है। तो ये सब किसने सिखाया है, उन्होंने ट्रेनिंग किसने दी है? ये जानकारी नहीं है अभी तक हमारे पास। एक सवाल यह भी है कि झांसी में एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद के साथ कई दिनों तक रहा आरोपी गुड्डू मुस्लिम कहां है? कहीं इस मामले में गुड्डू मुस्लिम ही तो पुलिस का मुखबिर नहीं बन गया था? और क्या यह नहीं हो सकता है कि असद के मध्य प्रदेश भागने की जानकारी पुलिस को उसी ने दी हो? जिस रात अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो अशरफ गुड्डू मुस्लिम से जुड़ा एक बयान ही दे रहा था। उसने बस इतना ही कहा था कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और उसके तुरंत बाद वहां गोलियां चलने लगी। आइए वो प्रकरण देखते हैं। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। तो ये गुड्डू मुस्लिम कहां है? अगर इसने पुलिस का ये इन्फॉर्मर बन गया है तो ये बात सामने क्यों नहीं आती? क्या गुड्डू मुस्लिम इन सारे जो सवाल हैं, अनआंसर्ड क्वेश्चंस, क्या उसका वो जवाब है? क्या वो मास्टरमाइंड है? अभी तक 4 दिन के बाद भी हमको इतने बेसिक सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के प्रशासन से नहीं मिले। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गैंगस्टर को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन इस बात को नजरअंदाज कर रही है कि 3 और गैंगस्टर पैदा हो गए या और माफिया सरगना पैदा हो गए। अशरफ के वकील का कहना है कि अशरफ ने उसे बताया था कि अगर उसकी हत्या हुई तो एक सील्ड पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा जाए। सवाल यह है कि वो पत्र कहां है और उस पत्र की जानकारी क्या है? अशरफ ने कहा था कि पत्र में हत्या के पीछे शामिल अफसर का नाम होगा, तो उस पत्र में किस अफसर का नाम का जिक्र हो सकता है? कौन है वो अफसर? जब बात इतनी स्पष्ट रूप से सामने आ गई है तो ये इतने सारे 9 सवाल तो अभी तक गिना ही चुके हैं हम लोग। इतने सवालों के अनसुने और अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, इनका जवाब ही नहीं मिल रहा है हमको, इसके बारे में बात ही नहीं हो रही। इन सवालों के जवाब कौन देगा? और सीजेएम कोर्ट ने दोनों की हिरासत देते हुए कहा था कि न्यायिक हिरासत से पुलिस हिरासत में ले जाने के बीच और फिर पुलिस हिरासत से न्यायिक हिरासत में ले जाने के बीच दोनों का मेडिकल और कोरोना टेस्ट कराया जाए। लेकिन लगातार 3 रात पुलिस दोनों का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए क्यों ले जाती रही? अस्पताल ले जाते वक्त पुलिस की गाड़ी में दोनों को इमरजेंसी मेडिकल रूम तक ले जाया जा सकता था, लेकिन कुछ कदम पहले ही उतारकर मीडिया से बात करने की इजाजत क्यों दी गई? क्या 5 लोगों को महज सस्पेंड कर देने से इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे? एक सवाल यह भी है, सवाल नंबर 12, कि साबरमती जेल से कड़ी सुरक्षा में अतीक को लेकर आई पुलिस ने मेडिकल के लिए ले जाते वक्त अतीक और अशरफ की सुरक्षा इतनी कमजोर क्यों रखी थी? एकदम से सुरक्षा इतनी कम क्यों हो गई? अतीक को पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स की कड़ी सुरक्षा के घेरे में साबरमती से उत्तर प्रदेश लाया गया। जिस वैन में लाया गया उसमें बायोमेट्रिक लॉक लगा था, लेकिन उसके अगले 2 दिन अतीक और अशरफ को धूमनगंज पुलिस थाने की एक साधारण सी जीप से घुमाया गया। उमेश पाल की हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों को ढूंढने के लिए पुलिस जब कसारी मसारी के जंगल में गई तो दोनों को एक साधारण जीप में ही रखा गया। कहां तो बायोमेट्रिक, कहां दर्जनों गाड़ियां और कहां एक जीप में आप लिए डोल रहे हैं उनको। इतने कुख्यात अपराधी हैं, आप जानते हैं कि दुश्मन होंगे उनके, कुछ कर सकते हैं, उसके बाद भी इतनी ढीली सुरक्षा। तो 5 लोगों को सस्पेंड कर देने से क्या इन सारे 12 सवालों का जवाब मिल जाएगा? इस दौरान दोनों के हाथ पीछे से हथकड़ी से बंधे थे। माफिया अतीक और अशरफ के किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, हम आपको यह बता दें, किसी को हमदर्दी नहीं है।
40 साल का उनका जो खौफ का एक इतिहास रहा है उसको बयान इसी कार्यक्रम में हम लोगों ने किया है। और वो 40 सेकंड में ढेर कैसे हुआ हमने आपको वो भी बताया। सैकड़ों लोग उनके अपराधों और दबंगई से परेशान थे, ये भी हम सब जानते हैं। अपराध की दुनिया में अतीक अहमद का पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध के कई जिलों में दबदबा था, ये भी हम जानते हैं। इसमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, भदोही वगैरह तमाम ऐसे जिले। लेकिन सवाल तब भी उठता है कि जब कोर्ट के निर्देश पर सुरक्षा घेरे में रह रहे किसी आरोपी की हत्या हो जाती है। न्याय करना न्यायालय का काम है, किसी और का नहीं। इसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून का इकबाल, कानून का राज, यानी न्याय का शासन। उस पर विश्वास किसी हाल में नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए हम इस पूरे प्रकरण में ये 12 सवाल उठा रहे हैं। जिन 3 शूटर्स ने पुलिस हिरासत में अतीक और अशरफ की हत्या की वो बहुत ही गरीब परिवारों से हैं। आरोपी लवलेश तिवारी BA फेल है, हनी सिंह 5वीं फेल है। तीनों में सबसे छोटे 18 साल के अरुण मौर्य ने पढ़ाई ही नहीं की। इन तीनों ने कैसे लाखों की पिस्टल जुटा ली और हत्या को अंजाम दे दिया, इनके सरगना कौन हैं? इस तरीके का अपराध आप इसी तरीके से नहीं कर सकते। और अगर आपको यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि ऐसे ही हो गया, यूं ही इकट्ठे हो गए, यूं ही बंदूक खरीद ली, तो आप ये समझ लीजिए कि ये नहीं हो सकता। और जो इसमें विश्वास कर रहा है उसको अहले ज़मां बेवकूफ ही कहा जा सकता है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा ये 22 साल का लवलेश तिवारी। लवलेश तिवारी यूपी के बांदा का रहने वाला है। हत्या के बाद से लवलेश के घर पर ताला लगा है और पूरा परिवार कहाँ है ये किसी को नहीं पता। लवलेश बेहद गरीब परिवार का रहने वाला है। जिस दिन अतीक की हत्या हुई उस दिन लवलेश के पिता ने मीडिया को साफ कर दिया कि उनका बेटा अपराधी है और उनका बेटे से कोई लेना देना नहीं है। पहले भी उस पर नाबालिग लड़की से बदसलूकी का आरोप लगा था। हमें कोई जानकारी नहीं है, ना हम लोगों से इससे कोई मतलब है। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इसे चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? हाँ, उसमें जेल गया था। पढ़ाई में बेहद कमजोर लवलेश BA फेल है। लवलेश एक धार्मिक संगठन से भी जुड़ा रहा। लवलेश पर अवैध पिस्तौल रखने का भी एक मुकदमा दर्ज है। लवलेश का एक भाई रोहित 10वीं फेल होने के बाद साधु बन गया और घर छोड़कर चला गया था। लवलेश के पिता यज्ञ तिवारी सरकारी स्कूल की बस चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। यज्ञ कुमार किराए के घर में रहते हैं और अक्सर उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि किराया भर पाएं। लवलेश पर कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं। अवैध शराब का कारोबार, लूट, मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो के अंतर्गत लवलेश जेल भी जा चुका है। सवाल ये उठता है कि जिस लवलेश के पास नौकरी नहीं थी, रोजगार नहीं था, आस पड़ोस के लोगों से कहता था कोई नौकरी दे दो, जिस लवलेश के पास 3 टाइम खाने के पैसे नहीं थे, वो 7 लाख रुपए की जिगाना विदेशी पिस्टल कहां से ले आया और कहां से वो ले आया पैसे कि प्रयागराज में एक लॉज में रुके। पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड 23 साल का सनी सिंह है। हमीरपुर में सनी सिंह के घर पर पुलिस का कड़ा पहरा है। 5वीं फेल सनी सिंह के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। सनी सिंह अपने बड़े भाई के साथ रहता था जो चाय की एक छोटी सी दुकान चलाता है। सनी सिंह जुआ खेलने का शौकीन था, इसी लत ने उसे अपराधी बना दिया। जुआ खेलने के लिए पैसे जुटाने के लिए सनी सिंह ने पहली बार एक महिला और उसके पति से लूटपाट की। फिर लगातार एक के बाद एक कई अपराध करता गया। सनी सिंह पर कुल 15 मुकदमे हैं। सनी सिंह ने थाने में एक बार पुलिसकर्मी से भी मारपीट की थी जिसमें वो जेल गया था। सनी सिंह पर जान से मारने की कोशिश करने, लूटपाट और मारपीट, अवैध असलहा रखने, नशीले पदार्थों का धंधा करने और गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज है। सनी कब से नहीं रहता है यहाँ? ये काफी दिन हो गए सर। सनी अपराधी कैसे बना? अपराधी सर जाके ऐसे ही जाके घूमता फिरता सर, बस फालतू के काम जाके अन्य बन और क्या। सनी सिंह जेल के दौरान हमीरपुर में गैंगस्टर सुंदर भाटी से भी मिला था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5वीं फेल
जुए का लती सनी सिंह के पास इतना दिमाग कैसे आ गया कि उसने फुल प्रूफ प्लानिंग की कि मीडिया वाला बनना है तो एक कैमरा खरीद लाया, एक माइक खरीद लाया और फिर 3 फर्जी आई कार्ड भी बना लिए। आपको लगता है कि 5वीं फेल, जुए का लती, नशे का व्यापार करने वाले लड़के के पास इतना दिमाग आ सकता है? क्या पीछे सुपारी किलिंग का एंगल है? 18 साल का अरुण मौर्य रहने वाला तो कासगंज यूपी का है, पर कई सालों से हरियाणा के पानीपत में रह रहा था। अनपढ़ अरुण मौर्य पर भी हत्या के प्रयास का एक मुकदमा दर्ज है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि ये तीनों अलग अलग शहरों से है। अरुण मौर्य पानीपत हरियाणा में रहता था, सनी सिंह हमीरपुर में और ये बांदा में। तीनों अलग अलग शहरों से एक साथ कैसे आए? इनका संपर्क कैसे हुआ? अब तक यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है कि हम यूपी पुलिस से ये सारे सवाल पूछें। कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी में पुलिस ने हमले की आशंका के चलते तीनों हमलावरों को शील्ड लगाकर कुछ यूं कोर्ट में पेश किया। आखिरकार एसआईटी के पूछताछ के बाद यूपी पुलिस ने लापरवाही के चलते शाहगंज के थाना प्रभारी शिशिर सिंह समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। आखिरकार लापरवाही के चलते जो यूपी पुलिस भाग रही थी कि ये तीनों 18 गोलियां चला गए, पुलिस ने एक गोली नहीं चलाई। इसमें 4 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं, साथ में थाना प्रभारी भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि तीनों हत्या करने के बाद सरेंडर करते हैं। सरेंडर करने के वक्त ये हिंदुओं का धार्मिक नारा लगाते हैं। क्या इस नारे को लगाने के लिए कोई स्क्रिप्ट लिखी गई थी? क्या ये नारा लगाना साजिश का हिस्सा था? क्या किसी स्क्रिप्ट का पार्ट था? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक यूपी पुलिस नहीं दे सकी। बांदा में सलाउद्दीन के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अतीक का तो अंत हो गया, ये एक गैंगस्टर की बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरे गैंगस्टर और माफिया डॉन के बारे में भी बात करें। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की हत्या करार दिया है अतीक के इस घटनाक्रम को। वैसे यह समझना जरूरी है कि बयान उस आदमी ने दिया है जिस पर खुद गैंगस्टर एक्ट लगा चुका है। अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2019 से गाजीपुर से सांसद हैं। 2019 के आम चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने यूपी की गाजीपुर लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और दिग्गज नेता मनोज सिन्हा को 1,19,000 वोटों से हराया। मनोज सिन्हा तब केंद्रीय मंत्री थे और 3 बार सांसद रह चुके थे। आजकल मनोज सिन्हा कहां हैं? वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन वापस उत्तर प्रदेश में आते हैं। अपराध और सियासत के अजब गठजोड़ का यह भी एक ज्वलंत उदाहरण है। हम आज आपको अफजाल और मुख्तार अंसारी के आपराधिक कारनामों की दास्तान सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि 29 अप्रैल को, और यह भी बहुत जरूरी है जानना, इन दोनों से जुड़े एक चर्चित हत्याकांड, कृष्णानंद राय हत्याकांड के केस में एक फैसला आने वाला है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का दावा है कि अतीक और अशरफ की हत्या में 3 नहीं बल्कि 5 शूटर थे। ये अनहोनी है जो घटना हुई उनके साथ, लेकिन अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो आप भी हो, मैं भी हूं, ये सारी स्क्रिप्ट तब पहले से तैयार थी। इतने शानदार वो वेपन जो मिले और वो 3 ही मारे हैं। हमें तो कोई बता रहा था कि 5 लोग शूट किए। 3 के लिए ये भूमिका थी, जैसे सबके काम बांटे गए थे। उनमें 3 के लिए ये भूमिका थी, उनका ये रोल था कि तुम लोग जल्दी जल्दी जय श्री राम का नारा भी लगाना और सिलेंडर भी करना, और जब वो गिरे पड़े हों मरणासन्न स्थिति में तो दौड़ दौड़ के उनके ऊपर भी फायर भी करना, ताकि जल्दी जल्दी फिल्म भी बना के दिखाया जाएगा यही तीनों हैं, यही तीनों। और एक के सिपाही 2 आदमी को अखबारी में ऐसे पकड़े जैसे कबड्डी का मैच खेल रहा हो। अफजाल अंसारी ने अतीक अहमद की हत्या के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार बताया। उस दिन किसके जिम्मे कानून व्यवस्था थी?
देश के वरिष्ठतम वकील ने कहा है, एक हत्या अतीक अहमद और उनके छोटे भाई अशरफ की हुई और दूसरी हत्या कानून व्यवस्था की हुई। और आज ही मैं देख रहा था, इस पर भी किसी दार्शनिक ने आज ही कहा है कि वो जो जनाजा था वो अतीक अशरफ का जनाजा ही नहीं था, वो हमारे देश की कानून व्यवस्था का जनाजा था। हमें शर्म ना आए, हम बेशर्म हैं। हमें बेशर्म बनाने के लिए आप ही लोग हैं। हमारी बेशर्मी को भी आप हमारी उपलब्धि बताते हैं। अरे साहब, आप तो बाप रे बाप, इसी तरह बाजा और गाजा बजता था रावण के अहंकार का भी, कंस के अहंकार का भी। इसी तरह का जब भी सत्ता की ताकत पर इस तरह की घटना को कोई न्याय कहता है तो कहीं ना कहीं ऊपर सबका भी मालिक बैठा हुआ है, हर हुकूमत का हाकिम भी बैठा है। बसपा के सांसद और आरोपी अफजाल अंसारी ने अपने बयान में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। यह भी कहा कि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान होने वाला है। अब इन पांचों राज्यों में जहां चुनाव चल रहा है, जहां इनके पास 97 लोकसभा की सीटें थीं, अब 27 लोकसभा की सीट भी नहीं आएगी। अब मुझे लगता है कि 60 सीटों का तो घाटा अभी इन 5 राज्यों में जहां चुनाव होगा इसमें हो जाएगा। इसके बाद बड़े राज्य बचे हुए हैं। महाराष्ट्र है, 48 में 42 सीटें इनके पास थी और आज की स्थिति में डबल फिगर पहुंचना मुश्किल है। अगर गडकरी साहब के लिए कोई दरिया दिली दिखा दिया अपने अहंकार में भाजपा नेतृत्व के लोगों ने, तो 5 सीट भी जीतना इनको महाराष्ट्र में मुश्किल हो जाएगा। वही परिस्थितियां बंगाल की हैं। 18 सीटें इनके पास थी, 2 सीटों में सिमट जाना है। बिहार में 40 सीटों में 39 इनके पास थी। जो हालात बिहार के दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह प्लेटफॉर्म बना है, अंडर 5 स्कोर हो जाए। उत्तर प्रदेश में अभी तो हम कहते हैं 80 सीट है, 81 सीट भाजपा के खाते में लिख दीजिए। इससे ज्यादा तो नहीं, 66 तो पहले ही मिली हुई है, इस बार 81 लिख दीजिए। लेकिन कहां का घाटा पूरा करेंगे यूपी से? कर्नाटक का घाटा, कि महाराष्ट्र का घाटा, कि राजस्थान का घाटा, कि बिहार का घाटा, कि बंगाल का घाटा? कहां का घाटा? तो जो अभी आपने सुना है, ये अफजाल अंसारी जो कि बसपा के सांसद हैं, 2019 में ये सांसद बने, मनोज सिन्हा को इन्होंने हराया और ये उस वक्त की बात है जब सपा और बसपा का गठबंधन हो गया था। आप याद कीजिए 2019 के चुनाव में एसपी बीएसपी साथ में आ गए थे और उसमें मनोज सिन्हा हार गए थे। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर रही, लेकिन इस सीट में अफजाल अंसारी निकल गए। तो इन्होंने चुनावी भविष्यवाणी कर रहे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। आपको लेकिन ये भी बता दें, और ये बार बार इस बात का जिक्र करना जरूरी है और आगे की कहानी हम इसी तरीके से बताएंगे कि अफजाल और उसका भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी नवंबर 2005 के चर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी है। 2005 में मई में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप में जब वो जेल में था तो उसने अपने भाई को गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से हराने वाले बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश बनाई। 29 नवंबर 2005 को हुए इस हत्याकांड में कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की मौत हुई थी और यह हत्याकांड भारत की जो राजनीति है उसके लिए एक सबसे सनसनीखेज हत्याकांडों में से एक है। अब आप देखिए, एक तरफ अतीक अहमद का जो हत्याकांड था, राजू पाल, वो भी 2005 में हुआ था और उसके बाद ये वाला हत्याकांड, कृष्णानंद राय हत्याकांड, ये भी 2005 में हुआ था। एक अतीक अहमद, दूसरे मुख्तार अंसारी, दोनों माफिया डॉन, दोनों का वर्चस्व पूर्वी उत्तर प्रदेश। तब हत्यारों ने, और हम वापस आते हैं इस प्रकरण पे, हत्यारों ने एक सकरे पुल के पास कृष्णानंद राय के काफिले को घेर कर
AK-47 राइफलों से करीब 400 राउंड गोलियां चलाई थी, जिसमें से 21 गोलियां कृष्णानंद राय को मारी गई। इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है और इसी साल अब से कुछ ही दिनों में, या यूं कहें ठीक 10 दिन बाद 29 अप्रैल को गाजीपुर की MP MLA कोर्ट को इस केस में फैसला सुनाना है। इस केस में 29 अप्रैल को गाजीपुर की विशेष ये जो कोर्ट है ये अपना फैसला सुनाएगी। पहले ये फैसला 15 अप्रैल को आना था, लेकिन फिर 29 अप्रैल तक ये फैसला टल गया है। खुद अफजाल अंसारी का कहना है कि वो 15 अप्रैल को अपना सामान लेकर कोर्ट पहुंच गया था, क्योंकि वो किसी भी फैसले के लिए तैयार। मुख्तार और उसके भाई अफसाल अंसारी दोनों पर ही 2007 से गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ। ये एक उत्तर प्रदेश का एक कानून है जिसे कहते हैं गैंगस्टर एक्ट। इन दोनों की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं। दोनों भाइयों में चर्चा में ज्यादा रहा है मुख्तार अंसारी। वो डॉन, जिसका कभी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में भयंकर दबदबा हुआ करता था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 60 से ज्यादा आपराधिक केस चल रहे हैं, 60, जिसमें हत्या, जबरन पैसा वसूली, जमीन पर कब्जा, ऐसे गंभीर आरोप शामिल। वो फिलहाल गैंगस्टर एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है। पिछले साल 15 दिसंबर को उसे इसमें से एक केस में 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, यानी कि अब कन्विक्शन होना शुरू हो रहा है इन गैंगस्टरों के खिलाफ। एक बात यह कही जाती थी कि जो विटनेस थे वो सब हॉस्टाइल हो जाते थे, कोई बयान ही नहीं देता था इनके डर के मारे, लेकिन अब सजाएं हो रही, अदालतों में सजाएं हो रही। उसे उत्तर प्रदेश की एक कोर्ट ने कांग्रेस के नेता अजय राय के भाई अवधेश की हत्या का दोषी पाया। इससे पहले पिछले ही साल सितंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उसे एक जेलर पर हमले के मामले में 7 साल जेल की सजा सुनाई थी। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, अब एक एक करके कन्विक्शन हो रहे हैं डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ। और एक जरूरी मामला, कृष्णानंद राय वाला मामला, जिसका जिक्र अभी हमने किया, वो 29 अप्रैल को आने वाला है। 59 साल का मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रह चुका है और 15 साल से ज्यादा समय जेल में काट चुका है। वो 1996, 2002, 2007, 2012 और 2017 में विधानसभा चुनाव जीता और आखिर के 3 विधानसभा चुनावों में उसे जीत जेल में रहने के बावजूद हुई। यह उसकी दबंगई और डर ही था कि वो जेल में रहते हुए जीतता रहा। कुछ ऐसे पहलू सामने आए हैं और ऐसी बात हो रही है और यह दलील दी जाती है कि वो किसी केस में दोषी साबित नहीं हुआ है, लेकिन अब उसकी यह दलील भी खत्म होती जा रही है। उसके खिलाफ मामलों में कोर्ट के फैसले आने लगे। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मऊ सदर से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जो कि अखिलेश यादव की पार्टी के साथ जिसका गठबंधन था, और अब आजकल ओपी राजभर का थोड़ा सा रुझान, थोड़ा क्या पूरा ही रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर दिखता है, इस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता। मऊ इलाका मुख्तार अंसारी के दबदबे वाला इलाका रहा है। पिछले साल 5 नवंबर को हवाला के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। वो स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को अपना दादा बताता है, जबकि ऐसा है नहीं। फैक्चुअल पोजीशन आपको बता, डॉक्टर अंसारी मुख्तार के दादा के परिवार से थे, लेकिन सीधे दादा नहीं। तो एक स्वर्णिम इतिहास रहा है इस परिवार का। इसी तरह आजाद हिंद फौज के एक हीरो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को मुख्तार अंसारी अपना नाना बताता है, लेकिन वो भी सीधे तरीके से नाना नहीं थे, बल्कि नाना के परिवार से थे। यह सही है कि मुख्तार अंसारी का परिवार रसूखदार रहा है, लेकिन इस तरह बड़े लोगों को अपना करीबी बताना या रिश्तेदार बताना, यह भी धौस जमाने या पैठ जमाने के एक तरीका की तरह देखा गया है, जिसे अपराध जगत के लोग खूब इस्तेमाल करते हैं अपनी लेगेसी दिखाने के लिए। जैसे कि अतीक अहमद ने एक इंटरव्यू में, जो उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, उन्होंने अपनी तुलना नेल्सन मंडेला से कर दी। उन्होंने कहा नेल्सन मंडेला पे भी तो आपराधिक मुकदमे थे। तो ये सारे बड़े अपराधी करते हैं।
अपने परिवार के किसी अच्छे व्यक्ति के पुण्यों को अपने पाप धोने के लिए इस्तेमाल करना कई लोगों की आदत होती है और शायद उसी श्रृंखला में यह भी हो रहा है। मुख्तार के बारे में और जानकारी आपको दें कि कैसे वो अपराध की दुनिया में उतरा, तो आपको ले चलते हैं 80 के दशक। मुख्तार अंसारी ने छोटे मोटे ठेके लेने में अपना सफर शुरू किया। ठेकेदारी से ये सारा पूरा ईस्टर्न यूपी पूर्वांचल का जो गैंगस्टर्स का राज है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये सब सरकारी ठेकेदारी से शुरू धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। सन 88 में एक हत्या उसके अपराध जगत में उसको लेकर आ गई। तब एक ठेकेदार सच्चिदानंद राय का शव मिला था और एक पुलिस कांस्टेबल मारा गया था। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने अपना खुद का गैंग भी बना लिया। सन 90 से 2005 तक पूर्वांचल के इलाके में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और माफिया ब्रजेश सिंह के बीच दबदबे की लड़ाई चलती रही। दोनों के बीच गैंग वॉर शुरू हुई। ताकत के इस्तेमाल के अलावा मंडी से लेकर के शराब और कोयले तक के सरकारी ठेके लेने के लिए इन दोनों गैंग्स में गैंग वॉर लगातार चलती रही और वो भिड़ते रहे। मुख्तार अंसारी को सन 91 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस जब उसे लेकर के जा रही थी तो आरोप यह है कि वो 2 पुलिस वाले को मारकर फरार हो गया। सन 91 में ही उसने कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या की, जिस मामले में उसे 15 दिसंबर 2022 को दोषी पाया गया और 10 साल की सजा सुनाई। सन 96 में मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में अपने दबदबे के सहारे सियासत में उतरा और बीएसपी के टिकट पर मऊ से विधायक बना। 97 में कोयला व्यापारी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नंद किशोर रुंगटा की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी को बीएसपी से निकाल दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मुख्तार को बरी कर दिया। 2007 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मुख्तार अंसारी को फिर से पार्टी में शामिल करते हुए उसे रॉबिन हुड और गरीबों का मसीहा बताया था और कहा था कि उसे सभी आपराधिक मामलों में गलत फंसाया गया। लेकिन 2010 में मुख्तार और उसके भाई अफजाल अंसारी को फिर बीएसपी से निकाल दिया गया, जब मायावती को यह एहसास हुआ कि वो अपराध की दुनिया से लगातार जुड़ा हुआ है। अजीब सी बात है। आप सोचिए कि मतलब अपराधी नहीं अपराधी, अपराधी नहीं अपराधी, यही सिलसिला चल रहा है। 2019 में फिर से बीएसपी ने उनके भाई को टिकट दी। इसके बाद दोनों भाइयों ने कौमी एकता दल नाम की एक अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले 2016 में मुख्तार फिर बीएसपी के साथ मिल गए। इस बार मायावती ने फिर दलील दी कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई अपराध या आरोप अभी साबित नहीं हुआ। मुख्तार अंसारी पर आरोप लगते रहे कि वो पुलिस वालों को अपने पेरोल पर रखता था। उस पर आरोप लगते रहे कि सरकारी ठेके को हासिल करने के लिए वो अपराध की दुनिया में अपनी ताकत का जबरदस्त इस्तेमाल करता था। उस पर आरोप है कि उसने अपने और अपने साथियों द्वारा कई हत्याओं के लिए कई गवाहों को मरवाया है। गैंगस्टर के तौर पर वो सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहा, कई और राज्यों तक उसका दबदबा फैला। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने उस पर मकोका कानून का केस भी दर्ज किया। 2021 तक मुख्तार अंसारी ने अपने रसूख, पैसे और वकीलों के दम पर लगातार ये कोशिश की कि उसे उत्तर प्रदेश से बाहर रखा जाए। उसने एक कथित जबरन वसूली के मामले में कई महीने पंजाब की जेल में काटे। इस मामले में पुलिस ने उसे चार्जशीट नहीं किया। मुख्तार अंसारी को भी लगातार ये डर सताता रहा कि अगर उसे उत्तर प्रदेश लाया गया तो एनकाउंटर में वो कहीं मारा ना जाए, लेकिन आखिरकार वो अब बांदा की जेल में है। मुख्तार अंसारी का सत्ता में दबदबा कैसा था, ये बताने के लिए हमारे साथ यूपी पुलिस के पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने एक केस में मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा लगाया था। पोटा कानून अब तो हट गया था 2004 में, उसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लाई थी। उन्होंने वो कानून लगाया था और उसके बाद उनके ऊपर मुख्तार अंसारी के कहने पर कितना दबाव राजनीतिक रूप से पड़ा, ये पूरा बयान अब शैलेंद्र सिंह, पूर्व डीएसपी, हमको खुद बताएंगे। शैलेंद्र जी, आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत। आप बताना चाहेंगे कि आपके साथ क्या क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल बात सही है। जब मैं 2004 में एसटीएफ में था
और उस समय मैंने एक लाइट मशीन गन पकड़ी थी जो मुख्तार अंसारी माफिया तत्कालीन जो था वो खरीदना चाहता था, और सेना का एक भगोड़ा था जो जम्मू कश्मीर से भागा हुआ था लेके, उससे खरीदना चाहता था। और ये सब कुछ शासन के परमिशन से हम लोगों ने उसके फोन को टेप किया था, उस पे कार्रवाई की थी। और लेकिन दुर्भाग्य है कि जब इन लोग को पता चला कि इसमें पोटा लगा हुआ है, क्योंकि उस समय पोटा कानून एग्जिस्ट करता था, और पोटा कानून में आपको मालूम है कि जो बात कर रहा है वो भी दोषी हो जाता है। तो मुख्तार अंसारी पहले समझ रहा था कि सिंपल आर्म्स एक्ट में रिकवरी हुई है जो सेना का भगोड़ा उसके पास से, मैं बच जाऊंगा। लेकिन जैसे उसको पता चला कि नहीं पोटा कानून लगा है, तो पोटा में जो बात करता है वो भी उतना ही दोषी हो जाता है। अब यहाँ से उसकी मुश्किल शुरू होती है, फिर वो सरकार पे दबाव बनाता है। आपको मालूम है उस समय तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, और ये सरकार जोड़ तोड़ करके बनी हुई थी मायावती गवर्नमेंट को तोड़ के। और ऐसे में इन लोगों के लिए ये बाहुबली सब बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो इन लोगों ने हम लोग पर प्रेशर बनाया अधिकारियों पर, और अधिकारी के थ्रू मेरे पर, कि इसको जो है वापस ले लिया जाए, पोटा कानून न किया जाए, सिंपल आर्म्स एक्ट में कर दिया जाए और मुख्तार का कहीं नाम ना आवे। तो चूंकि मैंने कहा अधिकारियों से कि एफआईआर का वादी मैं हूं और पहले ही लाइन में इसका मुख्तार का नाम लिखा हुआ है, तो मैं अपनी एफआईआर से कैसे मुकर सकता हूं, और ये संभव नहीं है। कोटा कानून मैंने नहीं लागू किया है, न स्टेट ने लागू किया, सेंटर के परमिशन से ये पूरा लागू है, इसके बारे में सेंटर ही कुछ कर सकता है। तो मेरे हाथ में तो है ही नहीं है ये सब जो आप लोग मुझसे उम्मीद करते हैं। लेकिन अब खैर दुर्भाग्य था, इन लोग समझने को तैयार नहीं थे। रातों रात आईजी डीआईजी थे उस समय तत्कालीन श्री राजकुमार वर्मा जी, आज वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी पे हैं, एक्टिंग ही है। लेकिन ये दुर्भाग्य था कि एक साथ सभी अधिकारियों का ट्रांसफर होना, नाराजगी का संकेत देना कि हम कितना नाराज हैं, और उसके बाद फिर बनारस की यूनिट जो उस समय हम देख रहे थे उसको क्लोज करके यहाँ बुला लेना मुझे, और तमाम तरह से इनडायरेक्टली हमको समझाना लोगों के द्वारा या धमकी देना, एक माफिया से आप तंग पंगा क्यों ले रहे हैं, आपका परिवार है, सर्विस आपकी पूरी पड़ी हुई है, अभी 10 साल भी नहीं कंप्लीट हुआ है, तो ऐसे नहीं होता है। खैर दुर्भाग्य रहा मेरा इन लोग जैसे लोगों के साथ काम करने का, और बहुत ही खराब मुझे अनुभव हुआ। और अंत में इस घटना के लगभग 15 दिन बाद 11 फरवरी 2004 को मैंने अपने रिजाइन किया, और रिजिग्नेशन में ये लिखा मैंने कि अब सरकार बाहुबली लोग, माफिया लोग चला रहे हैं, उनके द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, मोहर सरकार लगा रही है, और ऐसे में हम जैसे ईमानदार अधिकारियों के लिए काम करना मुश्किल है, इसलिए मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र दे के बाहर आता हूँ। ये आप जरूरी बात बता रहे हैं कि आपने अपने रेजिग्नेशन लेटर में ये बात लिख दी। लेकिन पुलिस के वो कौन अफसर थे शैलेंद्र जी जो आप पर दबाव बना रहे थे, अगर आप बताना चाहें तो? जैसे देखिए तत्कालीन जो एसएसपी थे हमारे एसटीएफ के देखते थे, उन्होंने हमारा स्टैंड लिया, नतीजा उनका ट्रांसफर हो गया। बनारस के तत्कालीन एसएसपी थे सुभाष चंद्रा जी, और आपको याद होगा इनके श्रीमती जी थी उस समय अनीता सिंह जी, जो आईएएस थी, सचिव थी, मुख्यमंत्री जी की थी उनकी पत्नी। और इन लोगों ने, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुलायम सिंह जी काफी इसको लेके नाराज हैं और आपको वापस करना चाहिए, इसको हटा लेना चाहिए। तो मैंने उन्हें समझाया कि सर आप लोग पुलिस अधिकारी हैं और समझ सकते हैं कि ये संभव नहीं है, और अगर आप मुलायम सिंह जी को नहीं समझा पा रहे हैं तो कृपया मुझे नंबर दीजिए, मैं उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करूं कि इसमें मेरी क्या गलती है। आप लोग के परमिशन से मैंने सब कार्रवाई की, और अब आप कह रहे हैं जो हटा लेने का केस वो मेरे हाथ में भी नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मुलायम सिंह जी आपके नाम लेते ही बहुत चढ़ जा रहे हैं, बहुत नाराज हैं, वो आपसे बात नहीं करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, फिर आप लोग को जो समझ में आए करिए। शैलेंद्र जी, आपका एक पुराना इंटरव्यू मैंने देखा जब ये पूरा प्रकरण हो रहा था, आपने उसमें बोला कि आपकी जगह कोई कमजोर दिल का आदमी होता तो अब तक इन बाहुबली के दबाव में आत्महत्या कर चुका होता। क्या इतनी बुरी स्थिति हो गई थी? सही बात आप कह रहे हैं कि जिस तरह से माफियाओं से पंगा लेना, उस समय आप समझ सकते हैं अगर सरकार द्वारा समर्थित माफिया है। मुख्तार अंसारी का क्या जलवा था 2004 में, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा होगा मीडिया में सब जगह के कि उस समय तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी लोग उसको जेल में जाके मिलते थे, उसके साथ बैडमिंटन खेलते थे। तो आप समझ सकते हैं जब पूरा सरकारी माफिया को समर्थन दे रहा हो तो एक डिप्टी एसपी की क्या हैसियत उसके सामने होती है। और ये बात सही है कि मैंने जिस तरह से परिवार को संभालते हुए इन लोगों से एक आमना सामना, मतलब मुठभेड़ एक तरह से लिया मैंने, वो बहुत ही विकट स्थिति थी।
और कोई आम अगर होता इस समय तो घबरा के वो वापस हो जाता। और ये मैं नहीं, मुझे याद है जब मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, 2013 फरवरी की बात है, गुजरात में इनसे मिला था तो उनके भी ये सेंटेंस थे, क्या शैलेंद्र तुम तो वन मैन आर्मी हो, तुमने एक साथ माफिया से पंगा लिया, तुमने साथ ही साथ सरकार से पंगा लिया मुलायम सिंह जैसे लोगों से, और तुम पीआईएल के माध्यम से, उस समय मैं ई गवर्नेंस पे पीआईएल किया था जिसको उन्होंने देखा, क्या जनहित के लिए भी कार्य कर रहे हो। तो बहुत तारीफ की उन्होंने, क्या चिंता न करो, तुम हम लोग के साथ काम करो। और मैं खैर तब से इन लोग के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब पिछले कुछ समय से केवल किसान के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ। पॉलिटिकल मेरा एप्लीकेशन अब ना के बराबर किसी से है नहीं। ये तो हमें मालूम है कि अब आप जैविक खेती करने लगे हैं चंदौली में रह के। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बाहुबलियों की राजनीति का खामियाजा ईमानदार अफसरों को इसी तरीके से भुगतना पड़ता है, और क्या अभी भी भुगत रहे हैं बहुत सारे ऐसे अफसर? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे निकलने के बाद जो मेरी टीम में बरामदगी लोगों ने किया, उसमें एक अजय चतुर्वेदी जो अब रिटायर हो गए हैं डिप्टी एसपी से, और यही शख्स वो हैं जो आप इस समय मधुमिता केस हुआ था उस समय महानगर स्टेशन के इंचार्ज थे। तो पुराने केस में मुलायम सिंह के चहेते अधिकारियों द्वारा एक पुराना केस जिसमें हम जब सीओ महानगर थे तो हमारे साथ ये पूरी टीम थी, उसको निकाल के केस और एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जांच और तमाम ये बातें की गई खिलाफ कार्रवाई की। तो जब ये मेरा केस वापस हुआ था जो बनारस वाला, अप्रैल 2021 की बात है, तो मुलायम से इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को मैं धन्यवाद देने गया था कि आपकी वजह से ये केस वापस हुआ। 5 अप्रैल 2021 की बात है। और मैंने उनके सामने ये बात रखी कि देखिए सर, अभी भी सिस्टम में किस तरह अधिकारी बैठे हुए हैं जो आपकी सरकार होते हुए भी, और जो ईमानदारी से बहादुरी से काम किए, उन अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। तो उनके नोटिस में लाया, बाद में उन अधिकारी पर एक्शन हुआ, हटाया गया, अलग बात है। लेकिन ये बात सही है कि सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी लोग, जो इनका एफिलिएशन कहीं ना कहीं से गलत प्रभाव के लोगों के साथ है, उसका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। आपको याद होगा कि हम लोग जब भर्ती होते हैं पुलिस में या किसी भी सर्विस में, तो एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में भर्ती होते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में आप सब लोग कहते हैं ये गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट का सर्वेंट हो गया, और अब तो पार्टी का एजेंट हो गया, पार्टी का सर्वेंट हो गया। तो ये गिरावट आई है धीरे धीरे, और जिसमें ईमानदार अधिकारियों को काम करना बड़ा मुश्किल है। जी, ये आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, एक पूर्व पुलिस अफसर होने के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि अतीक का अंत जिस तरह से हुआ था, उस चक्कर में उत्तर प्रदेश में ये 3 गैंगस्टर और पैदा हो गए हैं? इनके पीछे का सरगना कौन है हमें मालूम नहीं है। और अगर ऐसा होता रहा तो कानून का एक बाल, आप जैसे पुलिस अफसरों का एक बाल, ये कैसे होगा? वो कैसे बुलंद रह पाएगा? बिल्कुल सही गए, गैंगस्टर से गैंगस्टर को नहीं निपटाया जा सकता। आपको याद करिए 2004 में जब मैंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की, तो उसने शाम को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि शैलेंद्र सिंह ब्रिजेश सिंह के कहने पर मेरे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। दुर्भाग्य से मैं ठाकुर था, ब्रिजेश ठाकुर चंदौली का मैं रहने वाला, उन लोग का भी बनारस का कार्यक्षेत्र, तो उसने जोड़ दिया कि एक ब्लेम डाल दे। लेकिन ये मेरा संयोग था कि उस समय आज तक पर शाम को ही मेरा ब्रिजेश के खिलाफ किया हुआ सब एक्शन चल रहा था। और 2012 में आपको याद होगा कि मैं चुनाव लड़ रहा था लोक विधानसभा का, वहां ब्रिजेश भी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, और मेरी वजह से वो चुनाव हार भी गए। बाद में जब ये सब चीजें सामने आई तो मुख्तार ने भी कहीं स्वीकार किया। तो एक माफिया को दूसरे माफिया से निपटाना ये कोई नहीं हल है। हमको अपने शासन प्रशासन के माध्यम से ऐसे लोगों को हटाना होगा, और जो बेरोजगारी है, जो सब चीजें, उस पे काम करना। मैंने सब कुछ छोड़ के इस समय किसानों के हित के लिए काम कर रहा हूँ, जो उनके बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, गौ संस्कृति के माध्यम से कंज्यूमर के लिए काम कर रहा हूँ। वो सब भी चीजें आपके मीडिया में है मेरे द्वारा की हुई। हाँ, बिल्कुल। तो रास्ता हमको पॉजिटिव ढंग से लेना होगा। ये नहीं कि हमने एक माफिया मुख्तार से नाराज हुए तो दूसरे माफिया के गोद में बैठ गए, ये कोई रास्ता नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने शैलेंद्र जी, कि एक माफिया से त्रस्त होकर के दूसरे माफिया की गोद में मत बैठिए, गोदी मत बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र जी, खुल करके स्पष्ट रूप से बात करने का। कैसे माफिया प्रताड़ित करते हैं और सिस्टम को कैसे
जला देते हैं, करप्ट कर देते हैं, आज इसकी एक छोटी सी प्रदर्शनी आपने हमारे इस कार्यक्रम में देखी। 29 अप्रैल तक हम रोज आपको इसी तरीके से कुछ बताते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या पर सरकार ने कई कदम उठाने का ऐलान किया है। भुवनेश्वर में आईआईटी काउंसिल की बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी आईआईटीज में काउंसलर्स भी नियुक्त करने की बात की है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो बार बार उठता है हर बार जब आत्महत्या होती है, तो परिवार की तरफ से आरोप लगता है कि जातिगत आधार पर भेदभाव हुआ छात्र के साथ। इस खास तौर से इस मुद्दे पर क्यों ऐसा नहीं होता कि उसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती, या काउंसलर्स और काउंसलिंग में यह बात बहुत ही प्रखर रूप से निकल करके नहीं आती। ऐसे में अगर इस मुख्य मुद्दे या इस मुख्य बिंदु की तरफ अगर ध्यान आकर्षित नहीं होगा, तो क्या हासिल कर लेंगे हम खास इन काउंसलर्स और इन मीटिंग्स के माध्यम से। पेश है एक रिपोर्ट। बीते दिनों आईआईटी बॉम्बे में एक दलित छात्र दर्शन सोलंकी की खुदकुशी के मामले ने इस बात की ओर ध्यान खींचा कि हमारे सबसे एलीट परिसर कुछ बच्चों के भीतर जानलेवा तनाव पैदा कर रहे हैं। बीते साल आईआईटीज के 16 छात्रों ने आत्महत्या की और इस साल अब तक 6 मामले सामने आ चुके हैं। मंगलवार भुवनेश्वर में देर शाम तक आईआईटीज काउंसिल की बैठक में भी छात्रों में बढ़ रहे मानसिक दबाव पर शिक्षा मंत्री ने सभी आईआईटी से एक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके ऊपर आज हम सब चिंतित हैं। ये एक सामाजिक चुनौती है। इस चुनौती को, उसके लिए आज की कई प्रकार के विषय की चर्चा हुई और मैं उसके लिए इतना ही नम्रता के साथ कहूँगा, उस इंस्टीट्यूट में जो गार्जियन के रूप में उस संस्था की अंदर काम करने वाले फैकल्टी है, डीन्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इन सभी के दायित्व बनती है और हम सभी के दायित्व बनता है उनको देखभाल करना। हालांकि दिल्ली आईआईटी जैसे संस्थानों में पहले से ही काउंसलिंग बोर्ड बना हुआ है जो छात्रों की समय समय पर काउंसलिंग करता है। लेकिन आईआईटी काउंसिल के बोर्ड में कहा गया है कि कैंपस में भेदभाव जैसे मामले न हो, अगर सामने आए तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। आईआईटी में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात 10:1 पर रखने पर भी सहमत बनी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आईआईटीज के पोस्ट ग्रेजुएशन में बढ़ रहे ड्रॉप आउट और छात्रों में बढ़ रही मानसिक परेशानियों पर हुई। इसी के चलते दिल्ली आईआईटी ने मानसिक तौर पर परेशान छात्रों को 24 घंटे काउंसलिंग देने की सुविधा भी दी है। हम लोग अभिभावकों को समझा रहे हैं कि वो छात्रों की मनस्थिति को समझें और मदद करें। यदि हमारी हड्डी टूटी है तो हमें रेस में नहीं उतरना चाहिए, लेकिन यदि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और आप इसे देख भी नहीं रहे हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। देश में हर साल 1,35,000 लोग मानसिक परेशानियों से जूझते अपनी जान गंवाते हैं। इसी के चलते ये सवाल सिर्फ आईआईटी का नहीं है, बल्कि समाज को भी चिंता में डालने वाला है। नई दिल्ली से वेदांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।